कुंभ समाचारों में मैं विजय श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मां गंगा के अविरल घाटों का नजारा सूरज की पहली किरण के साथ चमक उठता है और साथ ही उस चमक में घुल जाता है जयकारों का घोष जो वहां के श्रद्धालु स्नान के बाद मां गंगा की जयकार के लिए लगाते हैं। हम अपने इस कार्यक्रम में दिन भर कुंभ में हजारों लाखों रंग बिखरे रहते हैं, उन रंगों को इस कार्यक्रम के तहत आप तक पहुंचाते हैं। आज भी इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही रंगों के साथ हाजिर हुए हैं हम, जिन्हें एक एक करके आपके बीच हम पहुंचाएंगे। साथ ही हमारे स्टूडियो में इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे मेहमान, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमान का हम स्वागत करना चाहेंगे राजीव चतुर्वेदी जी, जो कि एक वरिष्ठ मीडिया कर्मी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। राजीव जी, कुंभ लगभग 20 दिन से ऊपर हो रहे हैं इसे आयोजित हुए, और हर रोज इसका रंग जो है वो अपने आप में अलग और चमकदार हो जाता है। आपका अनुभव भी किसी चमकते हुए रंग से कम नहीं है। हम सबसे पहले तो उस अनुभव की नजर से हम जो है वो देखना चाहेंगे। देखिए विजय जी, ये कुंभ में यूं अगर हम देखें तो हमको तमाम श्रद्धालु, महिला पुरुष, बच्चे, पर्यटक, साधु संत, सन्यासी, व्यवसायी, कुंभ की सुविधा से जुड़े हुए सुरक्षा कर्मी, कर्मचारी, बहुत सारे लोग देखेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हम पाएंगे कि देखिए हमारे यहाँ 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम यानी सीखने की। जी हाँ। आप बहुत सारे लोग यहाँ पर कुंभ में ऐसे आते हैं जो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। वे उनके अपने स्थापित गुरु भी होते हैं। हाँ। कई बार वे प्रकृति में तमाम तरह से मौजूद अपने गुरुओं से बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं। कुछ लोग नए गुरु की तलाश में आते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आता है गृहस्थों का नंबर, गृहस्थों का आश्रम। हाँ। तो गृहस्थ भी आपको वहां पर आकर के दिखेंगे और वे भी वहां पे धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की भावना से आते हैं। जी। वानप्रस्थ यानी कि आप जो देखते हैं 1 महीने का जो कल्पवास होता है। जी हाँ, कल्पवास, जिसमें एक टाइम में भोजन करना, गंगा स्नान करना और सत्संग करना, उसके 3 मुख्य अंग हैं। तो उसमें वानप्रस्थ आश्रम यानी कि अपने को सांसारिक उससे अपने को काटना, ठीक है, धीमे धीमे। और फिर आता है संन्यास। तो आप देखते हैं बहुत सारे अखाड़े, साधु सन्यासी, जी वे यहाँ पे आते हैं। और सबसे अनोखी बात क्या है कि ये एक ऐसा दुनिया का अनूठा आयोजन है कि जहाँ पे कोई किसी को निमंत्रण नहीं दे, हाँ। उसके बावजूद भी लोग खिंचे चले आते हैं। बिल्कुल, एक आकर्षण होता है इसमें। उसी आकर्षण की झलकियां हम देखने जा रहे हैं। राजीव जी, बीच में आपको रोकना पड़ेगा। चलिए चलते हैं सीधे कुंभ में आज की क्या झलकियां रही, गतिविधियां रही, एक नजर में। कुंभ नगरी प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला चल रहा है। कल बसंत पंचमी के अवसर पर जहां एक तरफ श्रद्धालु पवित्र स्नान करते दिखाई पड़े, वहीं नमामि गंगे से जुड़े लोग बसंत पंचमी के दिन भी गंगा की सफाई करते नजर आए। हाथ में गंगा को निर्मल रखने की तख्ती लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि लोग गंगा में पॉलिथीन न डालें, साथ ही कपड़ों को गंगा में न धोएं। कुंभ मेला क्षेत्र में 50 से अधिक एनडीआरएफ के जवानों ने और उनके अधिकारियों ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर मेला क्षेत्र में फैले कूड़ा करकट को उठाकर डस्टबिन में डाला और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। तीर्थराज प्रयाग में चल रहे कुंभ मेले में हिंदू आस्था का प्रतीक और धार्मिक कार्यों में जैसे कथा और भागवत में आज भी शंखनाद किया जाता है, लेकिन समय के साथ शंख विलुप्त होते जा रहे हैं। शंख को बचाने के उद्देश्य से कुंभ शंखनाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अनेक प्रांतों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के अवसर पर प्रयागराज एक दिन के लिए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला शहर बना है। देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए कुंभ मेले में एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में कई देशों और भारत के विभिन्न राज्यों की सैकड़ों महिलाओं ने भागीदारी की। तो राजीव जी,
अभी हम लोगों ने जो झलकियां देखी उसमें आपने शंखनाद प्रतियोगिता, जी ये अपने आप में एक अलग और विशेष तरह की प्रतियोगिता है। जी 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 इसका भी आयोजन इसमें किया गया है। किस तरह से सनातन धर्म के करीब हम अपने आप को महसूस करते हैं, वो कोशिश लगातार की जा रही है इसमें। देखिए, कुंभ तो है ही धर्म और आस्था का संगम जी, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें जब होती हैं तो जाहिर सी चीज है कि हम अपनी संस्कृति से हम बहुत गहरे से जुड़ते हैं, और ये इस तरह की प्रतियोगिताएं जो है हमको इस चीज का अवसर देती हैं। इस बार देखिए एक बहुत अनूठी चीज और भी दिखाई पड़ी जी कि यूं तो कुंभ में इस बार स्वच्छता को लेकर के बड़े पैमाने पर काम किए गए, और इस बार का कुंभ जो है वो बहुत स्वच्छ रहा। लोगों ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल कुंभ में जो इस काम के लिए लगाए गए थे केवल वही लोग इसमें सहयोग कर रहे थे। कुंभ में जो तीर्थयात्री और पर्यटक आए उन्होंने भी इस बार स्वच्छता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिल्कुल। उसके बाद देखिए सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए, और आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोने कोने से आए और बड़े आसानी के साथ में विभिन्न घाटों पर, इस बार घाट भी बहुत सारे बनाए गए, तो वहां पर अपना होकर के निकल गए। और तीसरी चीज सुविधाजनक, तो मैं जो आपसे बात कर रहा था कि इस बार के कुंभ की एक और विशेषता जो देखने में मिली वो ये कि अखाड़े जो थे उन्होंने अपने आप को श्रद्धालुओं से जोड़ने के लिए बड़े अभिनव प्रयास किए। बड़ी ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जो आमतौर पे पहले ये होता था कि अखाड़े बड़े रहस्यमय वातावरण में आते थे और बिल्कुल चुपचाप अपने में सिमट करके और अपना स्नान वगैरह, पूजा, ध्यान वगैरह करते हुए चले जाते थे। लेकिन इस बार अखाड़ों के कार्यकलाप, वे क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, इन पर भी बड़ी अच्छी मीडिया में चर्चा हुई है और लोगों तक ये पहुंचा है। और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी बहुत अच्छी बात है कि जब हम इस तरह से अखाड़ों के में जो लोग हैं मौजूद उनसे जुड़ते हैं, साधु सन्यासियों से जुड़ते हैं, तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। बिल्कुल। राजीव जी, आपसे बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता ने वहां पे बातचीत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, तरह तरह खास लोग जो है उनसे बातचीत हो रही है। एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं पहले क्या है। प्रयागराज कुंभ में निर्वाचन आयोग के द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि उनके वोट की क्या वैल्यू होती है, क्या क्या खास बातें हैं। आपने क्यों यहाँ प्रदर्शनी लगाई निर्वाचन आयोग? ये राज्य निर्वाचन आयोग का है स्टॉल, जिसमें प्रथम बार माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त की पहल के कारण यहाँ लगा है, जिसमें पंचायती राज और नगर निकाय के जो इलेक्शन होते हैं उनकी अवेयरनेस के लिए जनता को जागरूक करना, मतदाता सूची में कैसे नाम ऐड होता है, क्योंकि ये भी बता दें आपको कि दोनों मतदाता सूची, लोकसभा विधानसभा और ये दोनों मतदाता सूची अलग अलग होती है। तो लोगों को ये नहीं पता होता है कि मतदाता सूची अलग है और इस तरीके से झगड़ा करते हैं, भाई मेरा उसमें लोकसभा में नाम है, इसमें नहीं है। तो उस तरीके के एक तो उनको जानकारी देना। लोग संतुष्ट होते हैं, उनको समझाना होता है कि नगर निकाय और जिला पंचायती के चुनाव के लिए अलग वोटर लिस्ट है, तो वो मानते हैं उस बात को। फिर विधानसभा के लिए अलग वोटर लिस्ट है, तो लोग अपना फॉर्म भरते हैं, उनको पूरा बताते हैं कौन से फॉर्म से कौन से नाम ऐड होगा, और हम लोग उनको बता के संतुष्ट करते हैं कि नहीं, अपना 100% मतदान करिए, जिससे आपके मत का अमूल है। तो आप लोग 100% मतदान के लिए हम लोग उनको जागरूक करते हैं कि तो हम लोग उनको बताते हैं कि हमारे पीछे की सड़क पे स्टॉल लगा है, उनसे आपको विधिवत जानकारी मिलेगी। और उसके बाद भी अगर नहीं वो संतुष्ट होते हैं तो हम लोग उनके पूरी बताते हैं कि आप तहसील पे जाइए, उनके कार्यालय में जाइए, और उनकी वेबसाइट का वो जो एड्रेस है वो भी दे देते हैं। वो सब पाके वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं और पूरी जानकारी जान के चले जाते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें लोगों को विज्ञान के संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं, विशेष प्रस्तुतिकरण किए जा रहे हैं। क्या कुछ खास है आपके यहाँ? सर, हमारे पास सोलर टेलीस्कोप है, जिसके माध्यम से हम सूर्य दर्शन दिखा रहे हैं। जो सूर्य पे तूफान उठता है, जो सन फ्लेयर्स बोली जाती है, सन स्पॉट बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल बाकायदा समझा रहे हैं कि वहाँ पे सोलर टेलीस्कोप होता किस लिए है और इस पर क्या हम लोग दिखा सकते हैं। और जो वहाँ पे सन फ्लेयर्स उड़ रही हैं तो वो किस कारणवश उड़ रही हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे व्याख्या सहित बताते हुए व्याख्या करते हैं। उसके बाद हम लोग जब शाम के टाइम होता है हमारा, तो जब चंद्रमा दिखना स्टार्ट होता है, तो चंद्रमा जब दिखता है तो हम अपने इन टेलीस्कोप की मदद है कि विज्ञान क्या समझता है चमत्कार के बारे में। सर, क्या क्या चीजें आप समझाते हैं लोगों को? देखिए, हम लोग जो है कभी हवा में हाथ ऐसे हिलाते हैं
और ऐसे हिलाया और देखिए मेरे हाथ में एक सोने की चैन निकल आई। तो जब कभी हवा में हाथ हिला के कोई भभूत निकाल देता है, चैन निकाल देता है, तो हमको लगता है कि उसके पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं, जबकि ये एक सामान्य सा हाथ की सफाई का सिद्धांत है। तो यहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि भूत प्रेत टोना टोटका क्या होता है, ये साइंस कैसे काम करती है और अंधविश्वास क्या है, इसके विषय में हम यहाँ पे जन सामान्य को बताते हैं। ये मेरे पास एक यहाँ पर एक पात्र है, इस पात्र में मैंने थोड़ा सा जल लिया। जल लेने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं, जो जल होता है जब चढ़ाते हैं तो जमीन में गिर जाता है, लेकिन मेरा सूर्य भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, इसलिए जो है मैं जो जल चढ़ाता हूँ वह सीधा का सीधा उनके पास चला जाता है। ऐसे ही जब हुआ तो आदमी को लगता है कि शायद इनके पास कुछ स्पेशल पावर है, लेकिन अगर इसी जल को मैं वापस भी मंगा सकता हूँ, ये देखिए वापस आ गया। लेकिन ये फूकान का जग है, 400 साल पहले ये चाइनीज जादू से आया था और इसका इस देश में तब से उपयोग हो रहा है। इसमें हमने देखिए ऐसे किया तो ये जल वहाँ गायब हो गया और दूसरी तरफ से किया तो ये जल जो है प्रकट हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो है एक देखिए गिलास है, इस गिलास में मैंने जग डाला। जल डालने के बाद एक दूसरे पात्र से इसको ढका। ढकने के बाद हमने कुछ मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने के बाद इस जल को निकाल के ऐसे डाला तो ये सारा का सारा पानी फूल में बदल गया। ऐसे ही चमत्कार हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर देखिए कि ये पानी कहीं गायब नहीं हो सकता है, ये पानी इधर आ गया है। बेहद ही आकर्षक करने वाले यहाँ पे आने वाले लोगों को बड़ी बड़ी जानकारियाँ मिल रही हैं, काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण होंगी आने वाले जीवन में। बिल्कुल कुंभ क्षेत्र में दिव्य और भव्य कुंभ बनाने में यहाँ पे दिव्य और भव्य जानकारी भी प्रदान की जा रही हैं। अमरनाथ और ऋषि के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, प्रयागराज। प्रयागराज में संगम तट पर लगे दिव्य कुंभ को भव्य बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभाग वो इस मेले में आकर के न केवल इस मेले की कवरेज करके देश और दुनिया में लोगों तक पहुंचा रहे हैं इस कुंभ मेले की भव्यता और दिव्यता को दिखाने के लिए, बल्कि उसका डीएफपी विभाग वो पूरी तरीके से इस मेले में आए हुए लोगों को किस तरह से देश के अन्य भागों में अपने महापुरुषों के बारे में उनको परिचित कराया जा सके, इसके लिए भी यहाँ पर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ सामने ये स्क्रीन है जो पूरी तरह से डिजिटल है। 1883 से लेकर के 1948 तक के इसमें जो है विभिन्न सन दिए गए हैं और उनके हिसाब से किस सन में क्या कुछ हुआ है ऐतिहासिक रूप से, खास तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के उनके बारे में पूरी की तरह यह जीवन वृत्त जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। पूरी तरह से डिजिटल इस प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के विचारों को सुनने के लिए एक सिस्टम लगाया गया है, जहां पर आप बापू के विभिन्न विचारों को उनकी ओरिजिनल आवाज में सुन सकते हैं। वो विषय चाहे संस्कृति के हो, चाहे सनातन धर्म के हो, या फिर लोकमत की शक्ति के बारे में हो, सभी के बारे में बापू के विचार यहाँ पर उनकी मौलिक आवाज में सुने जा सकते हैं। प्रदर्शनी की रोचकता बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक मैजिक ग्लास लगाया गया है, जिसे बापू के चश्मे की ही शक्ल दी गई है। इस मैजिक ग्लास के माध्यम से पीछे लगी हुई स्क्रीन पर चलने वाली चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन अगर इस ग्लास से अगर न देखा जाए तो वो चीजें स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई देती हैं, बल्कि स्क्रीन ब्लैंक दिखाई देती है। इस मैजिक विजन के माध्यम से लोगों को नई नई रोचक जानकारियां प्रदान की जाती हैं। चूंकि मैजिक विजन है, इसलिए लोग पूरी रोचकता के साथ इसको देखते और सुनते हैं। प्रयागराज में आयोजित दिव्य कुंभ को लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभाग आकाशवाणी और दूरदर्शन ने अथक प्रयास किए हैं। संगम नगरी में उन्होंने अपना कैंप ऑफिस बनाया और इस कैंप ऑफिस के साथ लगभग 13 से 14 करोड़ लोग इस दिव्य कुंभ में अभी तक जो है सम्मिलित हो चुके हैं, पवित्र गंगा में स्नान कर चुके हैं। ऐतिहासिक धरोहर को किस तरह से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाए, इसके लिए दूरदर्शन ने खास तौर पर इंतजाम किया। यहाँ पर कैंप ऑफिस बनाया, अपना स्टूडियो बनाया और इसके साथ ही लगभग 22 से 25 कैमरों के माध्यम से इस पूरे मुख्य स्नान पर्वों की कवरेज की। इस मुख्य स्नान पर्व की कवरेज के साथ साथ प्रतिदिन किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या कुछ किस तरह से यहाँ पर आध्यात्मिक धारा बह रही है, आध्यात्म की सरिता बह रही है, इसको जो है दूरदर्शन ने यहाँ पर पूरी तरह से संकलित करके देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। हमारे साथ इस समय दूरदर्शन और आकाशवाणी के उप महानिदेशक महोदय प्रेम प्रकाश शुक्ला जी मौजूद है। दूरदर्शन ने कुंभ के प्रसारण के लिए विशेष व्यवस्था की है और इस बार हमारी व्यवस्था है कि जो भी
प्रसारण है वो HD में हो, जिससे आगे भविष्य में जो भी हमारे कुंभ हो उसमें हम इसका सफलतापूर्वक समावेश कर सकें। इसके लिए हमने पूरे क्षेत्र में अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का जाल बिछाया है, जिसके माध्यम से जो हमारे दूर के कैमरे हैं वो यहाँ हमारे कंट्रोल रूम में आते हैं और यहाँ से हमारी प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित होती है। दृश्य और श्रव्य के माध्यमों में अगर दूरदर्शन ने अपने अनेक प्रयोगों के माध्यम से इस पूरे कुंभ मेले की कवरेज लोगों तक पहुंचाई है, तो आकाशवाणी भी उसमें पीछे नहीं रहा है। आकाशवाणी ने भी अपना यहाँ पर अस्थायी कैंप बना करके उन श्रव्य माध्यमों से देश और दुनिया के तमाम अपने श्रोताओं को कुंभ की विभिन्न गतिविधियों से परिचित कराया है। जिस तरह से समाज में रेडियो की बड़ी भूमिका होती है और रेडियो के माध्यम से आपने यहाँ पर प्रसारण की व्यवस्था की थी, क्या कुछ किया था कि लोगों को इस कुंभ का सजीव विवरण सुनाई दे सके? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष से प्लानिंग चल रही थी और जो हमारे माननीय DD साहब हैं, PP शुक्ला साहब, उन्होंने ये उनका विजन था। बेसिकली ये वर्ष 13 में हम लोगों ने कुंभ में एक प्रतिज्ञा की थी कि हम जन जन की वाणी बने, तो इस बार भी वो जिम्मेदारी उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोगों ने निभाई है। कुंभ वाणी के रूप में पूरा दिव्य कुंभ आकाशवाणी बना और कुंभ दर्शन के रूप में दूरदर्शन उसको देश और दुनिया के सामने ले गया। BD जायसवाल के साथ राजेश तिवारी, आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज प्रयागराज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। स्वस्थ बच्चा सुखी बचपन, मुगली घुट्टी 555। तो राजीव जी, अभी हम लोगों ने जो ये झलकी देखी, ये जो पूरी रिपोर्ट जो है हमारे संवाददाता विकास सिंह और आशुतोष शुक्ला की थी, उसमें श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम से जो है वो कुंभ का प्रचार और प्रसार किया गया, साथ ही लोगों तक पहुंचाया गया। जो लोग इस कुंभ तक नहीं पहुंच पाए हैं उन्होंने भी इस भव्य कुंभ में स्नान किया। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात आती कि आस्था और विज्ञान का जब संगम हुआ तब ये भव्य कुंभ निकल के सामने आया है। अभी इस विषय पर हम बात करेंगे। इस बीच हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं। आशुतोष, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आशुतोष, कल बसंत पंचमी का शाही स्नान वहां से गुजरा है और अब ये कहते हैं कि अखाड़ों की वापसी शुरू हो जाती है, तो क्या इन वापसी के बाद क्या नजारा है? आज का क्या नजारा रहा कुंभ का इस शाही स्नान के बाद? देखिए विजय, जिस तरह से अद्भुत और अलौकिक संगम नगरी पर यह कुंभ का पर्व शुरू हुआ था, उसकी अलौकिकता में अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि एक पर्व के तौर पर अगर हम देखें तो 3 शाही स्नान, जिसमें संत महात्मा आकर के संगम में स्नान करते हैं, भव्य शोभा यात्राओं के साथ स्नान करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं देश और दुनिया से गृहस्थ लोग आते हैं जो यहाँ पर माँ गंगा में स्नान करते हैं और उनका आना बसंत पर्व के समाप्त होने के बाद भी लगातार बना हुआ है और वो आकर के यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और उस अलौकिक अनुभूति को अपने में समेट रहे हैं। जहाँ तक बसंत पंचमी पर्व का स्नान था, हम बता सकते हैं कि प्रशासन का कहना है कि लगभग 15 करोड़ से अधिक लोग जो है अब तक यहाँ पर आकर के स्नान कर चुके हैं और इस अलौकिक अनुभूति को लेकर के अपने अपने स्थानों पर जा चुके हैं। बावजूद इसके अब भी लोगों का यहाँ पर आना बना हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? TP सिंह, अमेठी से। क्या कुछ लगा आपको यहाँ पर पर्व में? बहुत ही अच्छी और बहुत सुंदर व्यवस्था है। हम लोग यहाँ आके अपने धन्य महसूस कर रहे हैं कि आए इस व्यवस्था को देखे यहाँ पे आकर के और बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पे साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छे शौचालय बने हुए हैं, कहीं पे एक टुकड़ा भी नहीं देखने को मिल रहा है गंदगी का। तो कितनी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है और बहुत अच्छा लग रहा है। संगम में हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा कुंभ है, बहुत अच्छा कुंभ है। बिल्कुल विजय, जिस तरह से हमारे साथ तमाम सारे लोग यहाँ पर बने हुए हैं, एक मत से जिस दिन से मैं इस पूरे कुंभ की कवरेज कर रहा हूँ, लगातार एक बात सामने निकल करके आती है कि सरकार ने, खासतौर पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो एक इसकी कुंभ 2019 की ब्रांडिंग की बात की थी, पैकेजिंग की बात की, उस
उस पर कहीं न कहीं सरकार खरी उतरी है। वह चाहे सुरक्षा की बात कहें, चाहे स्वच्छता की बात कहें, या इस कुंभ के जो आध्यात्मिक पक्ष की बात कहें, व्यवस्था की बात कहें, या जिस ज्ञान की बात कहें, आपके आसपास जो है वो कई लोग खड़े हैं। तो यह दिव्य और भव्य कुंभ 2019 जो आपके बाईं तरफ लोग खड़े हैं उनकी भी प्रतिक्रिया लीजिए कि क्या उनका ये जो 3 स्नान लगातार बीते हैं, शाही स्नान बीते हैं, उसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस कुंभ को लेकर, जो आपके साथ लोग खड़े हैं। बिल्कुल विजय, मैंने जैसा कि एक सज्जन से बात करवाई, आप कहां से आए हुए हैं? MP नरसिंहपुर जिले से। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हम लोगों के लिए, बहुत सुंदरता है, अच्छी सफाई है, बहुत पब्लिक है, हम सब। विजय, एक बात अगर कहें कि हम 1, 2 या नहीं, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति से अगर वही सवाल करते हैं तो निश्चित रूप से ये दिखाई देता है कि सबकी एक ही राय है। और आपका क्या कहना है इस कुंभ में आकर के? कुंभ बहुत ही सुंदर कुंभ है, जिस तरह सोचा गया था उससे कहीं अधिक अच्छा है, बहुत अच्छा। बस बिल्कुल, कहीं न कहीं मैं आपको विजय लगातार इस बात की ताकीद कर रहा हूं कि जिस तरह से जो लोगों को की अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पर यह कुंभ जो है खरा उतर करके सामने आया है। बिल्कुल। जो भी पर्व यहाँ पर बीते हैं, लगभग 1 महीने से यह लगातार जो है आयोजन चल रहा है। उस आयोजन में प्रशासन ने भी इस बात को लेकर के सांस ली है कि पूरी तरह से निष्कंटक रूप से ये सारे इनके पर्व निपट गए हैं। 15 करोड़ से अधिक की जनता यहाँ पर आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये प्रतिक्रिया और ये जानकारी देने के लिए। जो है श्रेय गंगा माँ को दिया है और जी श्रेय उनके आशीर्वाद से यह संपूर्ण पर्व और कार्यक्रम जो है पूरी सुरक्षा और संपन्न हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता थे आशुतोष शुक्ला, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लोग 3 शाही स्नान जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उनमें भी उत्साह है और जो स्नान करके जा रहे हैं उनमें भी उत्साह बरकरार है। तो राजीव जी, हमने बात की थी कि बसंत पंचमी के बाद जो अखाड़ों की वापसी शुरू हो गई है ना, लोगों में एक कौतूहल होता है, एक ऊर्जा होती इन अखाड़ों, इन साधु संतों को देखने का। तो अब वो जो है वापसी ले रहे हैं, तो उससे क्या कुंभ के नज़ारे में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा? और ठीक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अखाड़े जो हैं, अखाड़े तो कुंभ का मुख्य आकर्षण रहे हैं जी, और अखाड़ों के बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अखाड़ा शब्द जो है, यूं तो अगर सामान्य अर्थ में आप देखिए तो जहां पर कुश्ती लड़ी जाती है उसको कहते हैं अखाड़ा। लेकिन अखाड़ा शब्द जो अखाड़े वहां आते हैं, अखाड़ा शब्द बना है अखंड से जी, वो परंपरा जो खंडित नहीं होती है, युगों युगों से चली आ रही है। और एक परंपरा के तहत जो साधु सन्यासी या तपस्वी उससे जुड़े हुए हैं और वे उसमें आ रहे हैं, तो जाहिर सी चीज है कि, और वो बड़े सज धज के साथ में और बड़े ही अपने रीत रिवाजों को मानते हुए जब वे कुंभ से निकलते हैं तो उनको देखने के लिए दर्शनार्थियों में और पर्यटकों में, देशी विदेशी पर्यटकों में एक अजब सा उत्साह रहता है। अच्छा, ये मैं आपको संक्षिप्त में ये भी बताना चाहूंगा कि मुख्यतः 3 तरह के अखाड़े कुंभ में आते हैं। बिल्कुल। तो उनमें पहला अखाड़ा जो है उसको हम कहते हैं दशनामी या नागा, जिनको आप कहते हैं। हाँ। दूसरे होते हैं बैरागी, और तीसरे होते हैं उदासीन। बिल्कुल, ये हर एक के अपने अपने वो है। ये 3 अखाड़ों के बारे में आपने जानकारी दी है। सांस्कृतिक गतिविधियां आज कुंभ में क्या रही हैं, एक झलक उनकी भी देख लेते हैं राजीव जी।
तो राजीव जी, ये सांस्कृतिक गतिविधियां थीं और इन्हीं गतिविधियों के साथ, इन्हीं झलकियों के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।